Good evening, dear students. Let us discuss about charging of an inductor, and then subsequently we will discuss about discharging of an inductor, charging and discharging of an inductor. किसी कुंडली को आवेशित करना और उसको डिस्चार्ज करना या निरावेशित करना, ये सीखेंगे। इसमें चार्जिंग करंट, वोल्टेज कैसे चेंज होते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, उनके बारे में बात करेंगे और ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। वी विल ड्रा कर्व आल्सो। देखिए इंडक्टर चार्ज कैसे होता है। ये देखिए, ये एक इंडक्टर है, इसमें हमने ये डीसी वोल्टेज लगाया है। चार्जिंग की क्रिया एनर्जी स्टोर करने की क्रिया होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ड्यूरिंग चार्जिंग इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इंडक्टर रिलीजेस दैट एनर्जी। तो ये सप्लाई दिया गया वोल्टेज डीसी वी वोल्ट, इसके बारे में अभी यहाँ हम एनालिसिस करेंगे। पूरा करंट वोल्टेज कैसे चेंज होता है। पहले ये समझिए कि ये चार्जिंग के समय होता क्या है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग चार्जिंग, इंडक्टर में क्या होता है चार्जिंग के समय। ये देखिए, ये RH है, ये करंट लिमिटिंग एक रजिस्टर है सपोज RH। यहाँ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ करंट प्रवाहित होगी। इसमें कॉइल में करंट की डायरेक्शन देखिए, ये एरो, ये इस डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होगा, ऐसे दिशा में करंट प्रवाहित होगी। करंट का प्रवाह होगा तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, MMF पैदा होगा। अगर इसमें फेरों की संख्या n है तो MMF पैदा होगा n इंटू आई। MMF पैदा होगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होगा H n I अपॉन L। N is the number of turns in this coil, I is the current flowing through this coil, and L is the length of the magnetic path. This ये है L। मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होने से इसके अंदर जो पदार्थ है, अगर एयर है तो एयर के मैग्नेटिक डोमेन्स, अगर इसमें आयरन है तो आयरन के मैग्नेटिक डोमेन्स, अगर इसके अंदर स्टील है तो स्टील के मैग्नेटिक डोमेन्स। सामान्य अवस्था में ऐसे होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेट मैग्नेटिज्म या नेट फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो होता है। बट मैग्नेटाइजिंग फोर्स के प्रभाव के कारण मैग्नेटाइजिंग फोर्स सभी मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने के लिए बल लगाता है। मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होते हैं तो जो बल कार्य करता है वो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करता है, और उस बल के कारण वर्क होता है। मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होते हैं तो वर्क होता है, एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी ये सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करता है। तो वो एनर्जी दरअसल MMF और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी में, फ्लक्स में, एक डायरेक्शन में करते हैं, तो यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैग्नेटिक एनर्जी में होता है और यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में यहाँ एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये क्रिया चार्जिंग की क्रिया कहलाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। चार्जिंग के समय जब आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट का मान अपने मैक्सिमम वैल्यू पर तुरंत नहीं जाता है। रजिस्टर में आप जैसे ही वोल्टेज को ऑन करते हैं, करंट का मान मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है इमीडिएटली। जैसे ही आप वोल्टेज ऑन करते हैं, करंट मैक्सिमम वैल्यू पे तुरंत पहुंच जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप इंडक्टर में सप्लाई ऑन करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू पे करंट तुरंत नहीं जाती है। करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचने में कुछ समय लगता है। इट टेक्स सम टाइम, कुछ समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जितना उसको जाना है वो जाती है। करंट के मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचने में ये टाइम लगाता है ज़रूर, लेकिन वो उसके मैक्सिमम वैल्यू के मान को कम नहीं करता है।
it actually it reduces the current for short time interval, but current reaches its maximum value finally. अंत में करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर ही लेता है, ये केवल अल्प समय के लिए करंट के मान को कम करता है। तो करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में कुछ समय लगता है, तो ये क्या करता है, समय लगाता है, कुछ समय या कुछ देरी इसकी वजह से होती है करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जब सप्लाई को ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट का मान जब बढ़ता है तेज़ी से, जैसे ही ऑन करते हैं करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है। करंट का मान तेज़ी से बढ़ने से एमएमएफ बढ़ता है, एमएमएफ बढ़ता है। इफ़ आई इज इंक्रीजिंग एमएमएफ इज इंक्रीजिंग। एमएमएफ बनने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स बनता है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करता है और उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो करंट इंक्रीज कर रही है, इफ़ करंट इज इंक्रीजिंग देन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हम बातें भाई कई बार कह चुके हैं। करंट इज इंक्रीजिंग सो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉइल इज आल्सो इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज के नियम से उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। ये फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करता है। फ्लक्स के बढ़ने का कारण क्या है, करंट का बढ़ना। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कुंडली से बहने वाली करंट के मान में वृद्धि का विरोध करता है, वृद्धि का विरोध करता है। तो इसी गुण को कहते हैं स्वप्रेरकता का गुण, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। ये तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कितना, यल डी आई अपॉन डी टी। तो इसी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसमें एक गुण पैदा हो जाता है, करंट के मान में परिवर्तन के विरोध का गुण पैदा हो जाता है। तो इसीलिए करंट मैक्सिमम वैल्यू पे तुरंत नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही स्विच ऑन करते हैं करंट बढ़ती है, फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ने से फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ लेंज के नियम से करंट के बढ़ने का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। तो करंट के बढ़ने का ये विरोध करता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन ये विरोध केवल करंट के बढ़ने का विरोध करता है, उसके विरोध में कुछ समय लगता है, लेकिन ये करंट बढ़ती है क्योंकि ये एनर्जी सोर्स है, ये सप्लाई देगा, ये वर्क करेगा, तो करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रारंभ में इनिशियली करंट के परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत में जब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं करंट में परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होती है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ शुरुआत में ज़्यादा पैदा होता है क्योंकि यल का मान कांस्टेंट होता है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ शुरुआत में ज़्यादा पैदा होने से विरोध शुरुआत में ज़्यादा होता है, इसीलिए शुरुआत में करंट बहुत कम होती है। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता जाता है तो इसमें परिवर्तन की जो दर है वो कम होती चली जाती है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान भी कम होने लगता है, तो विरोध भी कम होता है, तो करंट और बढ़ती है। बाद में फाइनली करंट जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है तो ये इसका मान स्थायी हो जाता है, इट इज़ कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट हो जाती है। तो आई का मान जब कांस्टेंट हो जाता है तो उसमें परिवर्तन की जो दर है डी आई अपॉन डी टी, इसका मान 0 हो जाता है। इफ़ इट इज़ कांस्टेंट, इफ़ आई इज कांस्टेंट देन डी आई अपॉन डी टी इज 0। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइनली घट करके 0 हो जाता है। तो यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाली कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान शुरुआत में मैक्सिमम होता है क्योंकि शुरुआत में धारा में परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन इसका मान बाद में 0 हो जाता है। और करंट जो है शुरुआत में आई, इसमें परिवर्तन शुरुआत में इसमें परिवर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा, शुरुआत में परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होती है और इसका मान शुरुआत में 0 होता है, अभी कोई करंट नहीं है। फाइनली इस करंट का मान हो जाता है मैक्सिमम मतलब V/R, जो भी रेजिस्टेंस होगा सर्किट में। तो फाइनली ये करंट स्थायी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो फाइनली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान 0 हो जाता है, बाद में कोई विरोध नहीं करता है। इसीलिए इंडक्टर जब तक चार्ज होता रहता है तभी तक ये करंट के बढ़ने का विरोध करता है। एक बार इंडक्टर चार्ज हो गया तो ES का मान 0 हो जाता है और ये विरोध जो है, विरोध जिसकी वजह से हो रहा है यानी सेल्फ इंडक्टेंस, ये इसका आभास नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाद में नहीं होता है जब करंट का मान स्टेबल हो जाता है। फाइनली इतना हो जाता है V/R, दिस इज मैक्सिमम करंट। तो करंट का मान राइज करता है कहाँ से कहाँ तक? I का मान राइज करता है 0 से मैक्सिमम वैल्यू I तक। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका, हमने बताया अप्लाइड वोल्टेज V/, सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा ये। तो करंट 0 से I तक जाएगी मैक्सिमम। और यहाँ जो कुंडली के बीच सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? ES का मान वेरी करेगा, शुरुआत में इसका मान मैक्सिमम होगा, इनिशियली इट इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होगा? अप्लाइड वोल्टेज के बराबर, V के बराबर। और इसका मान बाद में कितना हो जाएगा? बाद में हो जाएगा 0। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मान di/dt 0 हो जाएगा, तो ये मान 0 हो जाएगा। तो करंट राइज करेगी 0 से I तक ड्यूरिंग चार्जिंग, और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज घटेगा मैक्सिमम से 0 तक। तो ये कैसे घटेगा ये देखने जा रहे हैं। लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस इक्वेशन, हाउ करंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग चार्जिंग एंड हाउ EMF डिक्रीजेज ड्यूरिंग चार्जिंग। तो देखिए, ये एक प्रैक्टिकल इंडक्टर का सिंबल है RL। मैंने बताया था पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल इंडक्टर और आइडियल इंडक्टर के बारे में। ये रियल इंडक्टर है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, और ये इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका मान है L, रेजिस्टेंस का मान है R। इसमें DC वोल्टेज लगाया गया है जिसकी वोल्टता है V। ये इसको चार्ज कर रहे हैं। ये AC से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि AC करेंगे तो चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो एनालिसिस हमको चार्जिंग के समय करना है, तो हम डिस्चार्जिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। इसीलिए DC दे रहे हैं ताकि ये फुल्ली चार्ज हो जाए और चार्जिंग के समय पूरी फुल स्टेडी स्टेट या फाइनल कंडीशन क्या होती है वो देख लें। तो चार्जिंग के लिए वोल्टेज जो लगाया है, तो यहाँ पे स्विच को 1 से कनेक्ट कर देंगे, ये 1 ऐसे। इसको 2 से तब जोड़ेंगे जब डिस्चार्ज करना होगा इसको। तो ये चार्ज होगा तो अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करेगा, यहाँ एनर्जी स्टोर करेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे स्टोर करेगा इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। ये MMF पैदा होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होगा, वो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करेगा, तो जो एनर्जी खर्च होगी वो एनर्जी इसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी। ये VL, ये VR, ये क्या है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज है V, कैपिटल V, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। स्विच ऑन करते ही इसमें करंट का मान अभी हम बता रहे थे तेज़ी से राइज करेगा, बढ़ेगा, दिस I इंक्रीजेस। लेकिन I अभी ये कांस्टेंट हुई नहीं है, ये अभी चार्ज हो रहा है, इसीलिए हमने I को स्मॉल लेटर में लिखा है, बिकॉज दिस करंट इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस करंट इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रही है करंट। तो ये बढ़ रही है, तो किसी समय मान लीजिए कि इसका मान है स्मॉल I, और उस समय इसमें परिवर्तन की दर है, सपोज उस समय परिवर्तन की दर है di/dt। एट दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस करंट इज सपोज di/dt। ये तो उस समय यहाँ पे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? स्मॉल VR लिख रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, उस समय करंट कांस्टेंट नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कांस्टेंट नहीं होगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? करंट उस समय इंटू रजिस्टेंस, VR इक्वल टू I इंटू R। स्मॉल I क्यों लिखा है?
करंट इंक्रीज़ कर रही है। अभी ये कांस्टेंट नहीं हुई है, फाइनली हो जाएगी कांस्टेंट, लेकिन अभी नहीं हुई, अभी चार्ज हो रहा है। स्मॉल वी आर क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है। जैसे करंट बढ़ रही है वैसे ये भी बढ़ रहा है, ये। सो वी आर इक्वल टू आई आर, ये क्लियर। यहाँ पे वोल्टेज जो होगा इंडक्टर के क्रॉस स्मॉल वी एल लिख रहे हैं, वी एल, वी फॉर वोल्टेज, एल फॉर अक्रॉस इंडक्टर, वी फॉर वोल्टेज, आर फॉर क्रॉस रजिस्टर। तो ये वी एल का मान कितना होगा? ये होगा, यही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना होगा वही होगा वी एल। तो उस समय करंट का मान राइज कर रहा है di/dt की दर से, तो इस समय वोल्टेज कितना होगा? स्मॉल v इंटू स्मॉल वी एल, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। यही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा इंडक्टर के क्रॉस, वो होगा यल क्या है? कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस है इसका, इंटू di/dt, ये है, इतना वोल्टेज होगा इसके क्रॉस। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ, इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ। यहाँ आप इस लूप में KVL लगा दीजिए, अप्लाइंग KVL इन दिस लूप। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा दिस, V इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो रहा है? यहाँ। तो VR, दिस इज इक्वल टू VR प्लस VL, ये हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ ड्रॉप होगा यहाँ। सो V इक्वल टू VR प्लस VL, ये होगा KVL लगाने पे। तो V इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, VR का मान अभी हमने बताया I इंटू R, प्लस VL का मान अभी निकाला था, अभी दिया था L इंटू di/dt, ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, ये होगा KVL लगाने पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, आई आर को इधर ले आइए, सो ये हो जाएगा V माइनस आई आर इक्वल टू L इंटू di/dt। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं di/, इसको नीचे लाइए, V माइनस आई आर इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए और L को नीचे ले जाइए, तो हो जाएगा dt/L। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे di/V माइनस आई आर इक्वल टू dt/L, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ माइनस आर से गुणा कर दीजिए, माइनस आर से ऊपर नीचे दोनों तरफ ऊपर गुणा कर दीजिए माइनस आर से। ऑन मल्टीप्लाइंग विथ माइनस आर, यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग विथ माइनस आर ऑन बोथ साइड, यहाँ भी गुणा कर दिया माइनस आर से और यहाँ भी गुणा कर दिया माइनस आर से, ये दोनों तरफ। तो ये हो गया माइनस आर di/V माइनस आई आर इक्वल टू माइनस आर अपॉन L इंटू dt, ये। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन करेंगे तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला भाग जो है ये हो जाएगा log V माइनस आई आर बेस E, एक्सपोनेंशियल बेस है, E बेस इक्वल टू माइनस R अपॉन L इंटू यहाँ T प्लस सपोज एक नियतांक है K। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, ये है समीकरण नंबर 1 पहले जो था, ये यहाँ K एक नियतांक है। तो इस नियतांक K का मान निकाल लीजिए इनिशियल कंडीशन 0 रखने पर। T इक्वल टू 0 रख दीजिए इसमें। T इक्वल टू 0 रखने पर हमने बताया था करंट का मान कितना है प्रारंभ में, इनिशियली प्रारंभ में करंट 0 है, I इक्वल टू 0। व्हेन T इक्वल टू 0 I इक्वल टू 0।
तो t इक्वल टू 0 पर i इक्वल टू 0 है, तो यहाँ रख दीजिए i इक्वल टू 0, तो k का मान निकल जाएगा, k का मान कितना निकल जाएगा, log कैपिटल V बेस ई, ये k का मान आ गया। k का मान यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा k का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर log v माइनस आई आर, ये इक्वल टू माइनस आर अपान एल इंटू टी प्लस ये k का मान रख दिया यहाँ से, k, दिस इज k। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला भाग ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा log v माइनस आई आर, ये इधर ले जाएंगे माइनस log v इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस आर अपान एल इंटू टी। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं log v माइनस आई आर, इसको अपान v लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बेस ही है, इक्वल टू माइनस आर अपान एल इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो log को हटा लेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में जो है ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल घात e की पावर हो जाएगा। तो ये v माइनस आई आर अपान वी इक्वल टू ई की पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी, ये तो इसको और सॉल्व कर लीजिए तो v माइनस आई आर इक्वल टू वी माइनस आई आर इक्वल टू, इसको v से इधर गुणा कर दीजिए v इंटू ई की पावर माइनस आर अपान एल टू टी। ये इसको और सॉल्व करिए, आई आर को राइट ले जाइए, इसको लेफ़्ट ले जाइए, तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा v माइनस वी ई की पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी। ये ऐसे यहाँ से i इक्वल टू यहाँ v कामन ले लीजिए, तो ये v कामन ले लिया तो हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और इधर से r ले गए नीचे, ये हो गया v अपान r, ये हो गया v अपान r 1 माइनस ये। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जब ऑन करेंगे तो उस समय यहाँ पे विरोध होगा करंट का, लेकिन फाइनली इसका मान घट करके 0 हो जाएगा, VL का मान 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा फाइनली इसका मान, क्योंकि बाद में जब करंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा तो ये di अपान dt 0 हो जाएगा, तो ये कोई विरोध नहीं करेगा। इसीलिए DC ऑन करने पर कोई भी कुंडली जो है शुरुआत में करंट के मान में विरोध करता है, लेकिन जब वो चार्ज हो जाती है तो वो विरोध नहीं करता है, क्योंकि करंट का मान कांस्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF नहीं पैदा होता है, वहाँ कोई विरोध नहीं होता है। सो इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है DC में चार्ज होने के बाद, और चार्ज होने में समय कितना लगता है, लेस दैन अ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। सो फाइनली ये VL 0 हो जाएगा, और ये करंट का मान फिर कितना हो जाएगा, V अपान, ये केवल ये रहेगा विरोध करने वाला और कोई नहीं है, सो V अपान R। यही है फाइनल करंट I, स्टेडी स्टेट करंट या फाइनल करंट कितना होगी इस सर्किट की, V अपान R। क्यों होगी, क्योंकि बाद में ये 0 हो जाएगा, XL 0 हो जाएगा, ये कोई अवरोध नहीं करेगा। सो दिस V अपान R इक्वल टू I, कैपिटल I, दिस इज़ फाइनल करंट, स्टेडी स्टेट करंट। ये तो I इक्वल टू फाइनल करंट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपान एल इंटू दिस, ये फाइनल करंट है V अपान R। ये इस सर्किट में L अपान R का जो रेशियो होता है, इसकी बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, उसको टाउ से डिनोट करते हैं, ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है। टाउ इक्वल टू दिस, टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये डिसाइड करता है कि कितने समय में करंट अपने फाइनल वैल्यू पे पहुंचेगी। हाउ मच टाइम इंडक्टर टेक्स इन चार्जिंग, चार्ज होने में कितना समय लेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, टाउ पे। ये होता है L अपान R।
यल क्या है, इसकी स्वप्रेरकता है कुंडली की यल। आर क्या है, इसका रजिस्टेंस है। तो यल अपान आर का जो अनुपात है जितना ज़्यादा होगा टाइम कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा, और टाइम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा इसको चार्ज होने में समय उतना ज़्यादा लगेगा। इट टेक्स मोर टाइम। इफ़ टाउ इज मोर, इंडक्टर टेक्स मोर टाइम इन चार्जिंग। इफ़ टाउ इज लेस, इंडक्टर टेक्स लेस टाइम इन चार्जिंग। कम समय लेता है चार्जिंग में यदि टाउ का मान कम है, और अधिक समय लेता है यदि टाउ का मान अधिक है। तो यहाँ पे रख सकते हैं आर अपान एल को 1 अपान टाउ कह सकते हैं। सो इट बिकम्स, चार्जिंग के समय करंट का मान देखिए इस प्रकार से वैरी करेगा। किसी समय करंट कितनी होगी इस सर्किट में या इस सर्किट में या इंडक्टर के चार्जिंग के समय, ये होगा फाइनल करंट 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपान टाउ। दिस ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग होगी। दिस इज़ एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व। तो करंट राइज करेगी यहाँ सर्किट में, हमने बताया था बढ़ेगी, तुरंत नहीं जाएगी, मैक्सिमम पे समय लगेगा, तो राइज करेगी। तो कैसे राइज करेगी, एक्सपोनेंशियली राइज करेगी। ये इसके अभी आगे और बात करेंगे। ये तो हो गई करंट। दूसरा है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान प्रारंभ में मैक्सिमम होगा, फिर बाद में घट के 0 हो जाएगा यहाँ पे VL। तो इसका मान कैसे चेंज होगा देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। हियर V इक्वल टू, अभी हमने समीकरण लिखा था VR प्लस VL, यहाँ से तो VR का मान कितना है I इंटू R, ये रख दीजिए, प्लस हमको यही निकालना है VL, इसको स्मॉल में लिखेंगे इसलिए कि ये अभी कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ वेरिंग। तो VL का मान निकाल लीजिए, यहाँ से स्मॉल में लिखिए। इट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट कांस्टेंट, अभी बढ़ रहा है, अभी चेंज हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा होगा, क्योंकि इसका मान प्रारंभ में मैक्सिमम होगा, बाद में घटेगा। ये बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ये घट रहा है, बट इट इज़ चेंजिंग डेफिनेटली, एंड इट इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर। ये ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू कैपिटल V माइनस I इंटू R। I का मान मालूम चल गया है हमको, रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिए VL इंटू V माइनस I का मान रख दीजिए, ये I का मान कितना है I इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपान टी। ये I का मान कितना है V अपान R, तो ये रख दीजिए V अपान R इंटू R से गुणा कर दीजिए 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपान टाउ। दिस, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, इक्वल टू V, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस कैपिटल V e की पावर माइनस टी अपान टाउ, ये कैंसिल। सो दिस VL या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये इसका मान किस प्रकार वेरी करेगा, इस प्रकार वेरी करेगा। ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है, दिस वाज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व। हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इस EMF का मान, ये ES जो है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, यही VL है, यही इसके क्रॉस EMF है, यही सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है ES। इसका मान प्रारंभ में मैक्सिमम होगा t इक्वल टू 0 पे, और एक्सपोनेंशियली घट के बाद में हो जाएगा 0, घट के 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि बाद में करंट में परिवर्तन की दर जब 0 हो जाएगी तो VL का मान 0 हो जाएगा फाइनली। सो फाइनली इसका मान 0 हो जाएगा, दिस VL इज़ फाइनली 0। लेकिन प्रारंभ में इसका मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि प्रारंभ में करंट में परिवर्तन की दर सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा विरोध कब करता है कुंडली, शुरुआत में, और सबसे कम विरोध कब करता है, जब चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है तो कोई विरोध नहीं करता है, शुरुआत में विरोध करता है, जब जैसे ही ऑन करते हैं
इसीलिए डीसी सप्लाई ऑन करेंगे तो ये विरोध करेगा शुरुआत में जब तक चार्ज नहीं होगा, उसके बाद ये विरोध करना बंद कर देता है। तो केवल सर्किट में रजिस्टेंस होता है जो विरोध करता है करंट को। सो इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट आफ्टर चार्जिंग। इसी वजह से डीसी में ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है चार्ज होने के बाद। और चार्ज होने में समय कितना लगता है हम बता चुके हैं, इट इज़ लेस देन अ सेकंड। ये देखिए, अब चलो ड्रा करते हैं कर्व। हमने बताया था करंट का मान इस तरह से इंक्रीज करेगा चार्जिंग के समय, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इस तरह से घटेगा चार्ज होते समय वोल्टेज घटेगा, करंट बढ़ेगी। तो करंट का ग्राफ देखिए कैसे निकालेंगे। ऐसे देखिए इक्वेशन है, I इक्वल टू फाइनल करंट I कैपिटल I 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। ये है, ये करंट इस तरह से राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे ले लीजिए टाइम, एक एक्सिस पे टाइम ले लिया। टाइम को हमने टाउ के रूप में लिखा है, टाउ के 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ, इस तरह से लिखा है टाइम को ये। अब यहाँ टाइम इस समीकरण में सपोज़ ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सपोज़ 1 है, इसको t इक्वल टू 0 रखिए क्योंकि कर्व 0 से प्रारंभ हो रहा है। t इक्वल टू 0 ये है, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे इस समीकरण में तो I का मान आएगा 0। आप रख के देख सकते हैं, इसमें 0 रखेंगे तो I का मान 0 आएगा। ये यहाँ पे t इक्वल टू टाउ रखिए, एक टाइम कांस्टेंट रखिए इसमें। t इक्वल टू टाउ रखने पर ये t इक्वल टू टाउ रखने पर करंट का मान आएगा 0.632 फाइनल करंट आई। फाइनल करंट मान लीजिए इतना है, ये है फाइनल करंट है, मार्क कर लीजिए यहाँ पे फाइनल करंट का मान ये I है, दिस इज़ कैपिटल I। और इस कैपिटल I का मान कितना होगा आपको मालूम है, अभी हमने बताया था V/R होगा। ये है फाइनल करंट। तो एक टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना होगी 0.632 I, ये है। ये यहाँ तक करंट जो है पहुँच गई एक टाइम कांस्टेंट में 0.632, महत्तम मान जो है उसका 0.632। 2 टाइम कांस्टेंट पे निकाल लीजिए करंट, तो करंट का मान आएगा 0.8655। ये 2 टाइम कांस्टेंट है। एक टाइम कांस्टेंट पे मान कितना आया था, एक टाइम कांस्टेंट पे आया था इतना। 2 टाइम कांस्टेंट पे मान कितना आया है 0.865 आई। ये पॉइंट रख दीजिए। 3 टाइम कांस्टेंट पे करंट निकालिए, इस पे t इक्वल टू 3 टाउ रखिए तो आएगा 0.95 आई। ये 3 टाइम कांस्टेंट ये है, इस पे मान रख दीजिए 0.95 आई है। 95% कह सकते हैं, ये 86.5%, ये 63.2% कह सकते हैं। 4 टाइम कांस्टेंट पे मान निकाल लीजिए 0.98 आई। ये 4 टाइम कांस्टेंट ये है 0.98 आई, 98.2%। ये यहाँ आ गया। 5 टाइम कांस्टेंट पे निकाल लीजिए 0.993 आई, ये आ जाएगा ये। तो 5 टाइम कांस्टेंट में 99.3% इंडक्टर चार्ज हो चुका है। इसका मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि लगभग चार्ज हो चुका है फुल्ली। तो 5 टाइम कांस्टेंट में या 4 ही टाइम कांस्टेंट में, 4 टाइम कांस्टेंट में भी 98.2% चार्ज हो चुका है। तो 4 या 5 टाइम कांस्टेंट में इंडक्टर चार्ज हो चुका होता है। तो ये पॉइंट आपस में मिलाएंगे, देन यू गेट ए कर्व लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व। एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व है, ये चार्ज हो गया है, ये चार्ज हो गया। 4 टाइम कांस्टेंट में या 5 टाइम कांस्टेंट में इंडक्टर लगभग चार्ज हो जाता है। और ये टाइम कांस्टेंट का मान
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, इट इज़ लेस देन ए सेकंड, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। इसके बाद करंट जो होगी वो स्थायी हो जाएगी, कांस्टेंट। अब आप जैसे वोल्टेज लगाए रखेंगे डीसी वोल्टेज, तो वो करंट कांस्टेंट बहेगा, इतना करंट। देखिए ईएमएफ कैसे जो है इंडक्टर के क्रॉस चेंज होता है, हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे। उसका समीकरण क्या है, वी एल इक्वल टू वी ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये है सपोज इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी वैसे ही रखिए। हमने बताया था प्रारंभ में मैक्सिमम होगा, बाद में घट के 0 हो जाएगा। हमने बताया था करंट प्रारंभ में 0 होगी, बाद में घट के बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए ऐसे हुआ। तो कैसे हो जाएगी बढ़ के, ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व होगा ऐसे। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे चेंज होगा, देखिए t इक्वल टू 0 पे मान निकालिए, यहाँ रखिए। t इक्वल टू 0 पे इसका मान आएगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको आप कह सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। ये कितना है, इसका मान कितना है यहाँ पे, दिस इज VL। ये VL भी है, ES भी है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF भी है, दिस इज VL। ये है मैक्सिमम वोल्टेज, कितना है इसका मान, V है, V, दिस इज V। ये मैक्सिमम वोल्टेज है V, ये है V। तो t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, t इक्वल टू टाउ पे कितना होगा, घटेगा बहुत तेज़ी से, 0.368, ये इतना घट गया, 36.8%। या इसको कह सकते हैं राउंड ऑफ करके 0.37 भी। 2 टाइम कांस्टेंट पे 0.135 भी, ये 3 टाइम कांस्टेंट पे 0.05, ये 4 टाइम कांस्टेंट पे 0.018 भी, 5 टाइम कांस्टेंट पे 0.007 भी। तो ये घट करके लगभग 0 हो चुका है 5 टाइम कांस्टेंट पे। तो हम बता रहे थे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज शुरुआत में सबसे ज़्यादा पैदा होगा, शुरुआत में विरोध सबसे ज़्यादा वो करेगा, लेकिन एक बार जैसे ही करंट अपने ये कांस्टेंट होने लगेगी तो करंट के मान में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, तो ये ईएमएफ भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये ईएमएफ करंट में परिवर्तन की दर पे डिपेंड करता है। दिस इज वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है, घटेगा ऐसे। तो चार्जिंग के समय करंट बढ़ती है इंडक्टर में, ऐसे बाद में कांस्टेंट हो जाती है। चार्जिंग के समय इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज घटता है ऐसे एक्सपोनेंशियली, बाद में घट के 0 हो जाता है। तो VL का मान V से फाइनल कितना हो गया, 0। I का मान 0 से फाइनली कितना हो गया, कैपिटल I। तो ये इस तरह से ड्यूरिंग चार्जिंग, ये जो टाइम होता है टाउ, इस टाइम में देखिए, इस टाइम इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज, क्या है टाइम कांस्टेंट, इट इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन टू increase current up to ये 63.2% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर decreases to 36.8% of maximum value during charging of an inductor।
ये टाइम कांस्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन टू इंक्रीज करंट, ये टाइम टेकन टू इंक्रीज करंट अप टू 63.2% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये महत्तम मान है, उसका 63.2% भाग तक पहुंचने में जो समय लगता है वही टाइम कांस्टेंट है ये। अथवा वोल्टेज जो है वो घट करके 36.8% रह जाता है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिक्रीजेस टू 36.8% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर। ये इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये डिक्रीज होकर के इतना हो जाता है और ये इंक्रीज होकर के इतना हो जाता है। इसी समय को कहते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। इसका मात्रक सेकंड होता है, सेकंड, एंड इट इज़ वेरी वेरी लेस। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम, और इसका मान कितना होता है, L upon R. This value is L upon R. L is the self inductance of the coil and R is the resistance of the coil. This is called time constant. इसका मान जितना ज़्यादा होगा चार्ज होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, इसका मान जितना कम होगा चार्ज होने में उतना कम समय लगेगा। अब इंडक्टर चार्ज हो चुका है, हम बता चुके हैं चार्ज होने की क्रिया क्या है, एनर्जी स्टोर करने की क्रिया। ये ऐसे है, मैग्नेटिक डोमेन्स ऐसे हो चुके हैं, यहाँ पे, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, मैग्नेटिक डोमेन्स हो चुके हैं, ऐसे फ्लक्स हो चुका है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पे ये ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस हो चुका है। अब बैटरी हटा करके अगर इसको हम ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक डोमेन जो हैं वापस डी अलाइन होंगे, रैंडम जैसे थे पहले वो होना शुरू होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी मैक्सिमम है, अभी मैक्सिमम है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर्ड है ये जो एनर्जी दिया था सोर्स ने। जैसे ही आप यहाँ जोड़ेंगे, बैटरी हटाएंगे, इस पे जो फोर्स कार्य कर रहा था वो फोर्स ख़त्म हुआ, ये डी अलाइन होना शुरू, रैंडम होना शुरू, इधर उधर होना शुरू। तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तेज़ी से गिरेगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज हो गया था तब नहीं हुआ था इंड्यूस ईएमएफ, फाइनली जीरो हो गया था क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स हो गया था। लेकिन जैसे ही आप इसको हटाएंगे, बैटरी इसको जोड़ेंगे, फ्लक्स तेज़ी से घटेगा, क्योंकि ये जो फोर्स कार्य कर रहा था एक दिशा में इनको करने के लिए, वो फोर्स जैसे ही हटेगा वैसे ही ये रैंडम होने लगेंगे। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो कोलैप्स करेगी, घटेगी, कम होगी, मैग्नेटिक डोमेन से डी अलाइन होंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तेज़ी से। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से ये यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये ईएमएफ लेंज के नियम से उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो क्यों उत्पन्न हुआ है ये, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रही है। तो ये करंट को डिक्रीज ना होने पाए उसके लिए ये प्रयास करेगा कि उसी दिशा में करंट बहे, उसी दिशा में, जिस दिशा में बह रही थी उसी दिशा में ये कुछ देर तक बहाने का प्रयास करेगा। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ देर तक उसी दिशा में बहाने का प्रयास करेगा लेंज के नियम से, क्योंकि इसको विरोध करना है फ्लक्स के घटने का। तो ये उसी दिशा में बहाने का प्रयास करेगा, तो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक एनर्जी वापस। तो ये जो डी अलाइन हो रहे हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। तो लेकिन धीरे धीरे डी अलाइन होते जाएंगे, ये ईएमएफ का मान कम होता जाएगा, करंट का मान कम होता जाएगा, धीरे धीरे डी अलाइन होके फाइनली ये फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा, ये ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर इसमें करंट होगी मैक्सिमम, क्योंकि ईएमएफ उस समय मैक्सिमम पैदा होगी। बाद में करंट घट करके हो जाएगी 0, तो करंट ये होगी मैक्सिमम से 0 घट के
ईएमएफ जो यहाँ पैदा होगा शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा ये भी, क्योंकि शुरुआत में फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा, दिस इज़ मैक्सिमम। बाद में ये भी घट करके 0 हो जाएगा, तो ईएमएफ जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वापस मिल जाएगी एनर्जी जितना इसने चार्जिंग के समय लिया था। डिस्चार्जिंग के समय सारी एनर्जी वापस हो जाएगी। तो जो डिस्चार्जिंग का मतलब रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है, जितना चार्ज होते समय लिया था डिस्चार्ज होते समय लौटाएगा। तो कैसे लौटाएगा देखिए, ये चार्ज होते समय यहाँ लगाए थे, डिस्चार्ज होते समय इसको यहाँ लगा दीजिए। यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा, जितना इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में एनर्जी स्टोर्ड थी वो वापस मिलेगी। कैसे वापस मिलेगी देखिए, हमने समीकरण लिखा था V इक्वल टू वी एल प्लस वी आर। ये V को हटा लिया, ये प्लस माइनस V था, इसको हटा लिया, 0 हो गया, तो इसको 0 कर दिया। इसको 0 कर दीजिए इस समीकरण में, V इक्वल टू वी एल प्लस वी आर, दिस इज वी आर, इसको 0 कर दीजिए। पुट दिस V इक्वल टू 0, सो वी एल इक्वल टू माइनस वी आर, ये हो जाएगा। वी एल क्या है, यहाँ पे वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस, वी आर क्या है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। ये वी एल का मान कितना था हमने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया था चार्जिंग के समय। वी एल कितना है, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये है वी एल, दिस इज वी एल। वी आर कितना है, आई इंटू आर। ये करंट को स्मॉल में क्यों लिखा है, क्योंकि ये करंट घटेगी, अभी घट के 0 नहीं हुई है, तो घटते समय की करंट है किसी समय की। ये डी आई अपॉन डी टी क्यों लिखा है, करंट घट रही है, उसके घटने की ये दर है ये। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आई अपॉन आई, इसको इधर लाइए, इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू इसको उधर ले जाएंगे डी टी, ये हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर ये लेफ्ट भाग हो जाएगा लॉग आई बेस ई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस एक नियतांक मान लीजिए के का मान निकाल लीजिए। इनिशियल कंडीशन रख के हमने अभी बताया था टी इक्वल टू 0 पे करंट कितनी होगी, मैक्सिमम। टी इक्वल टू 0 रखिए यहाँ पे, और आई का मान कितना होगा, कैपिटल आई, मैक्सिमम। ये कैपिटल आई है, ये कैपिटल आई कितना होगा, वी अपॉन आर रख दीजिए, तो के का मान हो जाएगा लॉग कैपिटल आई बेसी। यहाँ से उठा के के का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा लॉग स्मॉल आई बेसी इक्वल टू ये माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस लॉग आई बेसी हो जाएगा, उसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में लाया उसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आई अपॉन कैपिटल आई बेसी इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से इसको और सॉल्व करिए, तो स्मॉल आई अपॉन कैपिटल आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर ले जाइए, एक्सपोनेंशियल पावर आर अपॉन एल इंटू टी, ऐसे। सो आई इक्वल टू स्मॉल आई, ये डिस्चार्जिंग करंट है, करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, कैपिटल आई ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। हमने बताया था एल अपॉन आर इज ए कॉन्स्टेंट, इट इज़ कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट टाउ। यहाँ रख दीजिए, तो स्मॉल आई हो जाएगा, डिस्चार्जिंग करंट है ये, करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है डिस्चार्जिंग करंट। डिस्चार्जिंग के समय करंट घट करके कहाँ से कहाँ तक घटेगी हम बता चुके हैं। पहले मैक्सिमम होगी, फिर घट के 0, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करंट। ये हो गया डिस्चार्जिंग करंट। ये करंट जो डिस्चार्ज होगी उस समय, कुंडली जब डिस्चार्ज होगा तो उस समय इसमें जो करंट होगी वो
वो करंट का मान ऐसे होगा, घटेगा। अब यहाँ जो वोल्टेज होगा पहले मैक्सिमम था, फिर घट के 0 हो गया, कैसे देखिए। तो ये निकाल लीजिए यहाँ से, वी एल इक्वल टू माइनस वी आर है, माइनस वी आर का मान है आई इंटू आर, दिस माइनस, तो वी एल इक्वल टू माइनस आई का मान निकाल चुके हैं, रख दीजिए यहाँ से, आई इंटू आर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई इक्वल टू हम बता चुके हैं वी अपान आर है, कैपिटल वी अपान आर रख दीजिए। सो वी एल इक्वल टू माइनस कैपिटल वी अपान आर इंटू आर ए की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी एल इक्वल टू माइनस, ये इम्पॉर्टेंट है, माइनस क्यों आया है, माइनस क्यों आया है, डिस्चार्जिंग के समय यहाँ जो वोल्टेज होगा वो माइनस क्यों आया है, क्योंकि चार्जिंग के समय यहाँ पे जो वोल्टेज पैदा होगा जब करंट इंक्रीज़ कर रही थी, जिस समय करंट इंक्रीज़ कर रही थी उस समय यहाँ जो वोल्टेज पैदा होगा वो विरोध करेगा उसके बढ़ने का, तो ऐसे पैदा होगा प्लस माइनस ऐसे। जब डिस्चार्ज होगा तो ये जो वोल्टेज होगा ना, ये वोल्टेज ये अपनी पोलैरिटी को तुरंत चेंज कर लेगा। अपनी पोलैरिटी को कैसे चेंज कर लेगा, उसी दिशा में करंट मेंटेन करना है इसको, उसी दिशा में, ऐसे करंट बह रही थी ऐसे, उसी दिशा में करंट मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये अपनी पोलैरिटी को पहले से अपोजिट कर लेगा, उल्टा करेगा पोलैरिटी, तभी उस दिशा में करंट मेंटेन होगी। तो कैसे करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो चार्जिंग के समय जैसा वोल्टेज था प्लस माइनस, डिस्चार्जिंग के समय ये वोल्टेज होगा उल्टा माइनस प्लस, इसीलिए माइनस आया है। ये लेंज के नियम से ऐसा हो रहा है। चार्जिंग के समय ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध कर रहा था, लेंज के नियम से फ्लक्स बढ़ रहा था, इसीलिए इसने ऐसे कर लिया है। डिस्चार्जिंग के समय ये करंट घटेगी तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो इसीलिए इसने माइनस प्लस कर लिया है। किस नियम से, लेंज के नियम से। So this is discharging voltage across inductor. This is discharging current through inductor. इसका कर्व भी देख लीजिए, ड्रा कर लेते हैं। करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पहले, आई इक्वल टू आई कैपिटल आई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। देखिए आई का समीकरण दिया है, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 रखिए, ये टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ, ये टाइम है इस एक्सिस पे करंट है, उसका मान किसी समय t इक्वल टू 0 पे इसका मान होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मान है, कितना है, v अपान आर, ये मैक्सिमम करंट है, प्रारंभ में मैक्सिमम करंट है। एक टाइम कांस्टेंट पे ये घटेगी, घट के 0.368 बचेगी यहाँ पे। 2 टाइम कांस्टेंट पे ये घट के 0.135 यहाँ इतना बचेगा, इतना। 3 टाइम कांस्टेंट पे घट के 0.05 यहाँ। 4 टाइम कांस्टेंट पे घट के 0.018। 5 टाइम कांस्टेंट पे लगभग ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका होगा, करंट घट के लगभग 0 हो गया। यही वोल्टेज में भी है। वोल्टेज में देखिए ये v इक्वल टू माइनस ले आया, इसीलिए इसको माइनस एक्सिस पे ले जा रहे हैं। दिस इज, ये टाइम एक्सिस है, 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ 6 टाउ, ये माइनस है, इसीलिए इसको हमने इधर एक्सिस पे लिया है, ये कर्व इधर नीचे की तरफ, ये है माइनस b। तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका मान आएगा माइनस b। ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। एक टाइम कांस्टेंट पे टाउ पे इसका मान आएगा, उतना आएगा, एकदम सेम कर्व है तो वैसे ही घटेगा जैसे करंट घट रही है। 2 टाइम कांस्टेंट पे इतना घट जाएगा यहाँ। 3 टाइम कांस्टेंट पे 0.05 ये। 4 टाइम कांस्टेंट पे 0.018। 5 टाइम कांस्टेंट पे लगभग डिस्चार्ज। तो करंट को अगर आप मिलाएंगे, इफ यू ड्रा दीज पॉइंट्स हेयर,
you get a exponentially decaying curve, and for voltage 5 टाइम कांस्टेंट पे इतना है. For voltage, if you join these points, then you get a curve like this. This is exponentially decaying curve. ये है डिस्चार्जिंग. तो डिस्चार्जिंग में क्या हुआ, करंट का मान पहले मैक्सिमम फिर घट के 0, वोल्टेज का मान पहले मैक्सिमम फिर घट के 0. ये डिस्चार्ज हो गया इंडक्टर पूरी तरह से. तो डिस्चार्ज होने पे वोल्टेज भी नहीं रह जाता है, करंट भी नहीं रह जाती है. तो यहाँ भी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग दिस. ये पॉइंट है एक टाइम कांस्टेंट. सो इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन टू डिक्रीज करंट एंड वोल्टेज, दोनों घट रहे हैं, टू 36.8% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग discharging of an inductor. ये टाइम कांस्टेंट है. 36.8% घटेगा नहीं. इट इज़ नॉट डिक्रीज ऑफ 36.8%. इट्स वैल्यू रीचेस टू 36.8%. इतना बचेगा, इतना मान बचेगा. बाकी बाकी ख़त्म हो गया. बाकी जो है 63.2% तो खर्च हो गया, ख़त्म हो गया. इतना बचा. इट इज़ रिमेनिंग पार्ट. इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन टू डिक्रीज करेंट एंड वोल्टेज टू दिस लेवल. दिस इज लेवल और दिस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर. डिस्चार्ज होते समय इसका मान इतना बचता है. इसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट. इट्स अ यूनिट इज सेकंड एंड इट्स अ वैल्यू इज यल अपॉन आर. यल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. इसका मान जितना अधिक होगा टाइम कांस्टेंट उतना अधिक होगा, और यल अपॉन आर का मान जितना अधिक होगा टाइम कांस्टेंट अधिक होगा. और डिस्चार्ज होने में समय ज़्यादा लगेगा डिस्चार्ज होने में. और इसका मान जितना कम होगा यल अपॉन आर का मान उतना ही टाइम कांस्टेंट कम होगा और डिस्चार्ज होने में समय कम लगेगा. ये हो गया डिस्चार्ज. एनर्जी रिलीज कर दिया कॉइल ने. तो डिस्चार्ज होते समय ये वोल्टेज और करंट तुरंत नहीं घटते हैं, घटने में समय लगता है. तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर किसी सर्किट में कॉइल है और इस सर्किट में आप स्विच ऑन करेंगे वोल्टेज को या स्विच ऑफ करेंगे वोल्टेज को, तो ये कॉइल क्या करेगा, करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में कुछ समय लगाएगा. पहुंचेगा मैक्सिमम वैल्यू पे और लेकिन कुछ समय लगाएगा. क्यों, इसी वजह से यहाँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विरोध करता है मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचने में, और घटने में भी समय लगाएगा. क्यों, क्योंकि इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वो क्या करेगा, घटने में भी समय लगाएगा. सो इट ऑफर्स डिले. देयर इज़ डिले ड्यू टू दिस इंडक्टर. मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा लेकिन समय लगेगा, घटेगा भी लेकिन समय लगेगा. तो ये मान को कम या ज़्यादा नहीं करता है. उसके मान को कम या ज़्यादा होने में जो समय लगता है वो समय इसकी वजह से लगता है. समय ये वैल्यू को कम नहीं करता है. रेजिस्टेंस तो वैल्यू को कम कर देता है, ये करंट को कम कर देता है, लेकिन ये करंट को कम नहीं करता है. उसके मान को मैक्सिमम पहुंचने में थोड़ा समय इसकी वजह से लगता है. तो ये डीसी है तो ऐसा होगा, इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट आफ्टर चार्जिंग. लेकिन अगर एसी देंगे यहाँ तो हाउ इट बिहेव्स विथ एसी. एसी देंगे तो ये चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा.
चार्जिंग के समय ये एनर्जी लेगा, डिस्चार्जिंग के समय एनर्जी देगा वापस। तो यहाँ रिएक्टिव पावर होगी, हमने बताया था आपको रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर होगी। तो यहाँ करंट जो है चार्जिंग के समय देखिए ऐसे बिल्डअप होगी, राइस, डिस्चार्जिंग के समय फिर घटेगी, फिर विपरीत दिशा में जाएगी, फिर घटेगी, फिर इधर दिशा में जाएगी, फिर घटेगी। तो ये देखिए चार्ज डिस्चार्ज। तो इस तरह से करंट का मान इसमें बार बार चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। तो ये होता है इंडक्टर, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसे होती है। अगर आपने डीसी लगा दिया तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है चार्जिंग के बाद। अगर एसी दिया तो ये अवरोध करता रहेगा, परमानेंट अवरोध करता रहेगा, डिले करता रहेगा मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में, मिनिमम वैल्यू पहुंचने में, जीरो वैल्यू पहुंचने में। इसकी वजह से डिले होता रहेगा क्योंकि यहाँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो डिले करता है। इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यही विरोध करता है करंट के बढ़ने या घटने का, इसी की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है इसमें। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर। ड्यूरिंग चार्जिंग इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी. During discharging, it returns back that energy which is being converted into magnetic energy. Then magnetic energy is again converted into electrical energy during discharging. Discharging के समय मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और जितनी एनर्जी लेता है उतनी दे देता है। अगर ये आइडियल है तो, इफ़ इट इज़ आइडियल देन इट रिटर्न्स बैक होल एनर्जी। अगर आइडियल नहीं है तो जितना रजिस्टर में जाएगी एनर्जी यूज होगी, पावर वहाँ खर्च हो जाएगी, वो रिटर्न नहीं होगी। तो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, रिटर्न कम। अगर आइडियल है तो एब्जॉर्ब रिटर्न बराबर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।